नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं आप सबके बीच एक बार फिर इजराइल फलस्तीन और उसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इजराइल फलस्तीन पे कब तक वीडियो बनाते रहेंगे। मैंने पहले भी इसका जवाब दिया है और आगे भी इसका जवाब देता रहूंगा। आज भी जवाब दूंगा कि जब तक फलस्तीन में जंग चलती रहेगी, जब तक फलस्तीन के लोगों के ऊपर हमले होते रहेंगे, जब तक फलस्तीन के लोगों की हत्या जारी रहेगी, जब तक फलस्तीन में जुल्म होता रहेगा, तब तक ये वीडियो जारी रहेंगे। ये मेरे लिए जंग में शामिल होने का एक तरीका है। ये मेरे लिए फलस्तीन के मजलूमों की आवाज उठाने का एक तरीका है। आप सोचिए, 6 महीने से ज्यादा, 7 महीने से ज्यादा इस जंग को चलते हुए हो गया। अक्टूबर में शुरू हुई थी, जुलाई आ गई, मिला कुछ नहीं इजराइल को अभी तक। ना तो 1 इंच जमीन पे कब्जा हुआ है, ना तो अपने अगवा किए हुए लोगों को वापस ले आए हैं। लेकिन एक ऐसा मुल्क दुनिया के बीचों बीच में इजराइल है जो सिर्फ इसलिए जंग को जारी रखे हुए है कि जितने ज्यादा फलस्तीनियों को मार सकता है उतने ज्यादा फलस्तीनियों को मार ले। इसके अलावा उसका मकसद फिलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा। हमास की वो बात करता है कि हमास को खत्म कर देगा। 7 महीने में आप खत्म नहीं कर पाए तो अब आप क्या खत्म कर लेंगे। और हालात ये हैं कि अमेरिका जो उसका सरपरस्त बनता है, अमेरिका जो उसके हर जुर्म में शामिल है, वो प्रस्ताव लेके आता है सीज फायर का, यूएन में प्रस्ताव पास होता है और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। यहां मैं आपको याद दिला दूं कि रशिया ने उस प्रस्ताव से बाहर रहना स्वीकार किया था, बाहर चला गया था रशिया। और रशिया ने एक बार फिर से कहा है कि हम पहले ही कह रहे थे कि अमेरिका ये जो प्रपोजल लेके आया है वो सिर्फ एक धोखा है। इस प्रपोजल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जंग रोकी जा सके। और उनकी बात समझ में आती है। यह प्रपोजल इसलिए आया था क्योंकि जो बाइडेन को लगातार लग रहा था कि जो उनकी नीतियां हैं इजराइल के लिए, उन नीतियों की वजह से अमेरिका के अंदर उनका सपोर्ट बेस लगातार कम हो रहा था। मुसलमानों के वोट की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके अलावा भी हक पसंद जो लोग थे और जो यूथ था वो लगातार बाइडेन से दूर हो रहा था। जितने सर्वेज आ रहे थे वो बता रहे थे कि इजराइल की जो नीतियां हैं उसको 60% से ज्यादा अमेरिकन पसंद नहीं कर रहे थे इजराइल पर बाइडेन की जो नीतियां हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए, उनको खुश करने के लिए बाइडेन लेके आया सीज फायर का प्रस्ताव। सिक्योरिटी काउंसिल में सीज फायर का प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन नेतन्याहू को मालूम था कि यह सिर्फ दिखावा है, इसलिए उस प्रस्ताव का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आईसीसी में वारंट जारी होना था नेतन्याहू के खिलाफ। आप जानते हैं उस वारंट को टलवाया किसने है? ब्रिटेन ने टलवाया है। ऋषि सुनक का जो ब्रिटेन है उसने टलवा दिया है। आईसीसी का जो आना था, रिमांड जो आना था, उसको कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। अब ब्रिटेन की हालत यह है कि ऋषि सुनक जो हैं उनको यह भी भरोसा नहीं है कि जो नई सरकार बनेगी उसके विपक्ष वही होंगे या उनकी जगह कोई और विपक्ष होगा। यानी इतनी कम सीटें आ सकती हैं कि वो शायद विपक्ष भी ना बने। और इसका एक बड़ा कारण यह है इजराइल को जिस तरह से वो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और उसके चलते अपने यहां लोगों की लगातार जो सुविधाएं कम की जा रही हैं, उससे इंग्लैंड में लोग ऋषि सुनक से बेहद नाराज हैं। तो हार तो तय है, कितनी बुरी हार होगी वो नहीं जानते हैं। लेकिन कभी सोचिएगा कि इजराइल के चलते अपने मुल्कों में अपनी सत्ता खोने के बावजूद, ये डर होने के बावजूद, ये सारे मुल्क इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि इजराइल के जो कैपिटलिस्ट हैं, एआईपीसी संस्था के बारे में मैं आपको बहुत बता चुका हूं, आईपैक कहते हैं उसको, कि वो लगातार अमेरिका में वहां के जो नेता हैं, वहां के जो लीडर्स हैं, उनको खरीदने का, उनको पैसा देने का काम करता है। और अलग अलग तरीकों से जो हथियारों के व्यापारी हैं और बाकी सब हैं, वो इंग्लैंड, यूरोप और दूसरे मुल्कों के जो नेता हैं उनको लगातार सपोर्ट करते रहते हैं। अपनी लालच में ये फलस्तीन को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। अपनी लालच में इन्होंने इजराइल बनवाया था और इसकी सजा उनको अपने अपने मुल्कों में मिल रही है। अभी बहुत मजेदार सीन था जब ट्रंप और बाइडेन के बीच में बहस हो रही थी। एक अखबार ने छापा था कि यह बहस एक सेनाइल मतलब बूढ़े पागल आदमी और एक मैडमैन के बीच में हुई थी। यानी एक तरफ ट्रंप था जिसको मैडमैन कह रहे हैं, दूसरी तरफ बाइडेन था जो सेनाइल है, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है
कि उसका दिमाग अब इतना काम नहीं करता कि वो सही तरीके से बोल सके, सही तरीके से चल सके। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जिसके पास पूरी दुनिया को तबाह करने के हथियार हैं, जो कई सारे जंगों में लगातार शामिल रहती है, जो हिजबुल्लाह को समझा रही है कि आप अगर इजराइल के साथ समझौता नहीं करेंगे तो जंग होने पर हम आपके खिलाफ लड़ेंगे। उस अमेरिका की जो लीडरशिप है वो किसके पास है? एक ऐसे आदमी के पास जो सेनाइल है, एक ऐसे आदमी के पास जिसका दिमाग काम नहीं करता है। और ऐसे हालात में इस बात पर किसको आश्चर्य हो कि इजराइल लगातार फलस्तीनी लोगों को मारता चला जा रहा है, लगातार जंग में झोंकता चला जा रहा है अपनी जनता को, और सारे खामोश बैठे हैं। हालात यह हैं कि वहां अभी रिहा किया गया डॉक्टर मोहम्मद अबू सालमिया को। ये जेल में थे, इजराइल की जेल में थे, और इनका परिचय यह है कि ये अल शिफा हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे। अब हॉस्पिटल के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत पड़ी, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। 3 बार उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया, मुकदमे में कुछ नहीं मिला, उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया था। उनका कहना है कि जेल में उनके साथ बहुत सारा टॉर्चर हुआ था, और अब जब वो रिहा हुए हैं तो नेतन्याहू कह रहा है कि यह बहुत बड़ी गलती थी, इसकी जांच कराई जाएगी कि वो रिहा कैसे हुए। इसका मतलब एक और है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वहां के आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने साफ साफ कहा था कि हमास को हराया नहीं जा सकता। इधर लगातार नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को हम नेस्तनाबूद कर देंगे, पूरी तरह से तबाह कर देंगे। मतलब क्या है, आर्मी और डिफरेंट सारे जो अलग अलग संगठन है, वहां पर अलग अलग पार्टीज हैं, उनके अंदर और नेतन्याहू के अंदर लगातार एक कशमकश चल रही है, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि इजराइल की सड़कों पर लगातार प्रदर्शन दिख रहे हैं, लगातार जुलूस दिख रहे हैं। कभी वो जुलूस होते हैं इसलिए कि वहां के जो सबसे कट्टरपंथी, सबसे ऑर्थोडॉक्स ज्यू हैं, उनको सेना में भर्ती करने का कानून लाया जा रहा है। कभी इसलिए होते हैं कि अगवा किए हुए लोगों को आजाद कर दें, यानी वहां खुद एक टेंशन चल रहा है। नेतन्याहू के लिए मैं 100 बार यह बात बता चुका हूं कि जंग जारी रखना इसलिए भी जरूरी है कि जिस दिन जंग खत्म होगी उसकी कुर्सी जाएगी, और कुर्सी के अलावा बहुत कुछ और भी जा सकता है। वो जेल में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसने किसी भी तरह से जंग जारी रखनी है। और यही वजह है कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि हारिज वहां का अखबार है जिसने साफ साफ चेतावनी दी है कि इजराइल अगर इन्हीं नीतियों पे चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में इजराइल का अपना वजूद खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसको सबसे लड़ना है, उसको ईरान से लड़ना है, उसको लेबनान से लड़ना है, उसको सबसे लड़ना है। उसका सपना है ग्रेटर इजराइल, जिसमें सऊदी अरबिया तक के हिस्से शामिल होंगे, जिसमें आधा अरब वर्ल्ड शामिल हो जाएगा। और इस बात को अरब मुल्क भी जानते हैं, लेकिन अमेरिका के डर से सारे खामोश रहते हैं। अभी अरब लीग की एक मीटिंग होनी थी, फलस्तीनियों ने फिर से अपील की कि आप जो मीटिंग कर रहे हो उस मीटिंग में हमारे बारे में भी सोचो, फलस्तीन के बारे में भी सोचो। लेकिन जैसा होता है, मीटिंग हुई, प्रस्ताव पास हो गए, इसके आगे बढ़ने के लिए अरब मुल्क न पहले तैयार थे और न अब तैयार हैं। नतीजा यह है कि जंग लगातार जारी है, और इस जंग में लगातार इजराइल के भी नुकसान हो रहे हैं। अभी गोलन हाइट्स पे जो हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई हो रही थी, उसमें इजराइल ने खुद माना कि 18 सैनिक उसके घायल हुए हैं। और मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि जब इजराइल कहे कि हमारा 1 सैनिक घायल हुआ है तो मान लीजिए कि कम से कम 10 सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि इजराइल इस बात के लिए बदनाम है कि वो हमेशा अपने सैनिकों की जो संख्या होती है, जो मारे जाते हैं, घायल होते हैं, हमेशा छुपाता है। तो गोलन हाइट्स पे जो हमला किया था हिजबुल्लाह में, उसमें इजराइल का अपना मानना है कि उसके 10 सैनिक घायल हुए हैं। और तुल करीम में जो लड़ाई चल रही है, साउथ में तुल करीम में जो लड़ाई चल रही है, उसमें भी उन्होंने माना है कि उनका 1 सैनिक मारा गया है और 1 सैनिक घायल हुआ है। लगातार इस तरह की खबरें हैं कि वहां बड़े पैमाने पर इजराइल के भी सैनिक मारे जा रहे हैं। और इन सब के बीच एक जो सबसे बड़ी खबर है वो ईरान से आई है। ईरान से यह बयान आया है वहां के सेना के कमांडर का कि हम फिर से इजराइल के ऊपर हमला कर सकते हैं। अब फिर से इजराइल के ऊपर हमला करने का मतलब क्या है कि ईरान बहुत साफ कह रहा है कि हिजबुल्लाह को जो अमेरिका और यूरोप कोशिश कर रहे हैं समझाने की, समझाने से ज्यादा धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इजराइल से ना लड़े। और इजराइल लगातार, गैलेंट जो वहां का है,
वो लगातार धमकियां दे रहा है कि हम हिजबुल्लाह से फुल स्केल वार में चले जाएंगे। हिजबुल्लाह ने तो कहा कि आ जाओ फुल स्केल वार में, लेकिन हिम्मत नहीं है फुल स्केल वार में, क्योंकि उनकी अपनी रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर हिजबुल्लाह से वार हुआ तो यह इतना आसान नहीं होगा, और अगर इसमें ईरान भी शामिल हो गया तो फिर इजराइल के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसे में ईरान की जो धमकी है, इस धमकी के बहुत साफ मानी है। इस धमकी के मानी यह है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग में जाता है तो निश्चित तौर पर ईरान भी उसमें शामिल होगा। ईरान में आप जानते हैं वहां के राष्ट्रपति मारे गए थे, नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव के रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया में एक बात बहुत क्लियर है कि ईरान में सत्ता भले बदल जाए, नए राष्ट्रपति आ जाए, लेकिन ईरान की नीतियों में कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए आर्मी के इस प्रवक्ता ने जब यह बात अपनी कही तो उसके साथ यह भी कहा कि रेजिस्टेंस को, जिसमें वो कहता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमास भी उसमें शामिल है, हिजबुल्लाह भी शामिल है, हूती भी शामिल है और इस तरह की सारी ताकतें शामिल हैं जो एंटी इजराइल हैं, एंटी अमेरिका हैं, तो उसका कहना है कि रेजिस्टेंस को हम लगातार मदद करते रहे हैं, मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। यानी जो मैं आपसे कह रहा था कि बिल्कुल साफ है कि ईरान में भले हुकूमत बदल जाए, और हुकूमत भी क्या बदलेगी, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं वो तो वही रहेंगे, राष्ट्रपति सिर्फ बदल जाएंगे, तो कोई भी राष्ट्रपति जो आएगा ईरान की नीतियां यही जारी रहेंगी। और ईरान अगर रेजिस्टेंस को लगातार सपोर्ट करता रहा तो इजराइल अच्छी तरह से जानता है कि हिजबुल्लाह के साथ फुल स्केल वार पे जाने का मतलब है ईरान के साथ भी फुल स्केल वार पे जाना। और अभी के हालात आप सोचिए, हूती के बारे में हम बहुत डिटेल में मैं एक वीडियो में बता चुका हूं, हूती कौन है और भी बहुत कुछ मैंने बताया है। जरा सी ताकत जिसने सऊदी अरबिया से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, छोटा सा मुल्क जहां हर तरह की आर्थिक परेशानियां हैं, वहां की माली हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद पिछले 7 महीने से उसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी है। अभी कल की खबर है कि उसने इजराइल, यूके और अमेरिका के जो कार्गोज हैं उनके ऊपर हमला किया है, और यह खबर इतनी बार आ चुकी है कि अब वेस्टर्न जो अखबार है वो इसको छाप भी नहीं पा रहे हैं। हालत यह है कि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद यमन में बमबारी करके देख लिया, सब करके देख लिया, हूती को आतंकवादी संगठन घोषित करके देख लिया, लेकिन इन सब कोशिशों के बावजूद कुछ खास अमेरिका उसका नहीं कर पा रहा। यह हिंदुस्तान और ऐसे तमाम सारे जो मुल्क हैं वो पहले से हमास को एक पॉलिटिकल ताकत मानते हैं, आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। तो अब हालत यह है कि हमास को आतंकवादी संगठन मानने वाले देश अमेरिका और यूरोप के कुछ मुल्क रह गए हैं। दुनिया के ज्यादातर मुल्क जो हैं वो हमास को एक पॉलिटिकल ताकत मानते हैं, और उसका कारण यह है कि फलस्तीन में हमास ने चुनाव जीतकर वहां अपनी सत्ता स्थापित की थी, और जो अल कासम ब्रिगेड है जो वहां पर लड़ रही है वो हमास की सेना है, यानी एक तरह से वो स्टेट ऑफ फिलिस्तीन की सेना है। तो कुल मिलाजुला के 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बीतने के बाद हालात ये हैं कि इजराइल अभी भी किसी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक काम वो कर सकता है जो मैं हमेशा कहता हूं, अमेरिका और यूरोप से उधार लिए हुए जो हथियार हैं उनसे वो वहां के बच्चों को, वहां के औरतों को मार सकता है, वो कर रहा है, लेकिन हमास के खिलाफ वहां उसको कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। और हालत यह है कि न केवल हमास बल्कि बाकी जो वहां संगठन है वो भी वहां पर बहुत तीखी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। इजराइल के अंदर लगातार बवाल चल रहा है। वहां की जो दूसरी पॉलिटिकल ताकतें हैं वो चाहती हैं कि नेतन्याहू अपने पद से इस्तीफा दे दे। वहां की जनता के अंदर बेहद गुस्सा है, आर्थिक हालात उनके खराब हो चुके हैं, फाइनेंशियल हालात उनके खराब हो चुके हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं। लेकिन नेतन्याहू कैसे भी जंग जारी रखना चाहता है ताकि उसकी कुर्सी बनी रहे। असर यह हो रहा है कि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे मुल्कों में जो उसके सबसे करीबी दोस्त हैं वो अपनी गद्दी खोने जा रहे हैं, चुनाव में हारने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि या तो जो बाइडेन की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया जाएगा या ट्रंप आसानी से बाइडेन को हरा लेगा। हालांकि ट्रंप और बाइडेन में कोई खास असर नहीं है। ट्रंप जितना इजराइल का समर्थक है उतना ही बाइडेन भी इजराइल का समर्थक है। सबको पैसे चाहिए, सबको हथियार की कंपनियां जो हैं, जो हथियार की तिजारत करती हैं, ऐसी कंपनियों से सबको चंदा चाहिए। इंसानों की जान की कीमत किसी के लिए कुछ नहीं है, और फलस्तीनियों के मरते जाने से किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए बाइडेन जाएगा, ट्रंप आएगा, बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अमेरिका के अंदर
ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप के अंदर और सारी दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो इजराइल की लूट, इजराइल की क्रूरता, इजराइल के जुर्म को बिल्कुल साफ साफ पहचान पा रहे हैं, सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं, ट्विटर पर विरोध कर रहे हैं, फेसबुक पर विरोध कर रहे हैं और अब इजराइल दुनिया के सबसे बदनाम मुल्कों में से एक बन चुका है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आज तस्वीर कितनी भी अंधेरी दिखाई दे रही हो, लेकिन यह तय है कि इस बार फलस्तीनियों ने जो कुर्बानी दी है वो कुर्बानी बर्बाद होने वाली नहीं। आज नहीं कल फलस्तीन को आजादी मिलेगी। जैसे अभी यूरोप के कुछ मुल्कों ने माना है कि फलस्तीन एक आजाद देश है, उसको मान्यता दी है, एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश पहले ही मान्यता देते हैं। एक वक्त आएगा जब सारी दुनिया फलस्तीन को मान्यता देगी, फलस्तीन का झंडा जेरूशलम के ऊपर फहराएगा और फलस्तीन एक आजाद मुल्क बनेगा जहां के नागरिक पूरी आजादी के साथ अपने हक व हकूक का इस्तेमाल कर पाएंगे। बस जरूरी यह है कि ये सोचकर कि अब इसका फैशन चला गया, ये सोचकर कि अब इस पर व्यूज नहीं आ रहे, ये सोचकर कि मसला पुराना हो गया, हम इस मुद्दे को छोड़े नहीं, लगातार फलस्तीन पे बोलते रहें। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा अपील करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहें। किसी और के सपोर्ट की मुझे कोई जरूरत नहीं है जब तक आपका सपोर्ट हमारे पास है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर आप चाहते हैं कि हमारे मेंबर बन जाएं, आप हमारे मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो 3 रुपए रोज से भी कम पे आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आप जिस मुल्क में भी हैं वहां से हमें सुपर थैंक्स भेज सकते हैं और अपनी राय कम से कम कमेंट में जरूर बताएं कहां से, दुनिया के किस हिस्से से आप हमें देख रहे हैं। अपना सपोर्ट जाहिर करें, आपका हर सपोर्ट हमें ताकत देगा, आपका हर कमेंट, हर सुपर थैंक्स, हर मेंबरशिप हमें वो ताकत देगी जिससे हम लगातार सत्ता और कैमरे की आंख में आंख डालकर हर मजलूम की आवाज उठाते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।